जिनके नाम के चर्चे कराची की सड़कों पर भी हैं माशाल्लाह इस वक्त, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उस्ताज़ हैं और उस्ताज़ों के उस्ताज़ हैं। बहुत बड़ा एक एजाज़ भी उनको मिला 2019 के अंदर। कैम्ब्रिज ने उनको दुनिया का बेस्ट डेडिकेटेड टीचर माना और उनको अवार्ड से नवाजा। इसी तरह से रिसेंटली उन्होंने कैम्ब्रिज के लिए ओ लेवल की मैथ्स की किताब उन्होंने माशाल्लाह से लिखी है। और साथ ही साथ अभी जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कराची की सड़कों पे उनके चर्चे हैं, तो उनके नाम से कराची में एक रोड भी मौसूम कर दिया गया उनके नाम से माशाल्लाह। मिस्टर अहमद साया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया टाइम के लिए। जज़ाकल्लाह। और हमारे एक उस्ताज़ जामिअत रशीद की शूरा के मेंबर मुफ्ती हसन वक़ार साहब ने मुझे अभी ये बताया कि वो शख्सियत हैं जो 24 घंटे में से 48 घंटे बिज़ी रहते हैं। तो आप इनकी मसरूफ़ियात का अंदाज़ा लगाएं, और बहुत मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल के ये आए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, सीरियसली मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। सबसे पहले तो आगाज़ करते हैं 2019 का वो जो आपका अवार्ड था, दुनिया भर से ज़ाहिर है उसमें लोग, तो वो जो जर्नी थी उसका थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। सफ़र कैसा रहा वो, और कैसे ये प्रोसेस शुरू हुआ, यानी आपको वहाँ कैम्ब्रिज से जो अवार्ड मिलने का सफ़र था वो प्रोसीजरल के उसके एतबार से अगर हम उसको पूछें आपसे, तो कैसा था और कैसे फिर वहाँ अल्टीमेट आपने वो अवार्ड अचीव किया? 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने पूरी दुनिया से तमाम स्टूडेंट्स को इनवाइट किया कि आप जो भी अपने टीचर्स को समझते हैं कि वो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, तो उनके बारे में हमें बताएं और उनको नॉमिनेट करें। एक हम अवार्ड शुरू करना चाह रहे हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर अवार्ड, और उसके लिए आप अपने जो भी डेडिकेटेड टीचर हैं उनको नामजद करें। दुनिया भर से बहुत सारे असातिज़ा नामजद हुए, कमोबेश 4000 प्लस असातिज़ा दुनिया भर से नामजद हुए, उनमें से एक मैं भी था। उन्होंने फिर अपना रिसर्च प्रोसेस किया, उन्होंने अपनी जो भी उनके पैनल ऑफ जजेस थे उन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग शुरू करी कि किसको 4000 में से चुनना है। तो उन्होंने टॉप 50 शॉर्ट लिस्ट किए टीचर्स, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं था। फिर उन्होंने मज़ीद शॉर्ट लिस्टिंग करी और टॉप 10 टीचर्स शॉर्ट लिस्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं था। और फिर फाइनली टॉप 6 टीचर्स नॉमिनेट हुए, और उन 6 टीचर्स में मैं था। एंड उन्होंने बोला कि अब सबकी जो स्टोरीज़ हैं, जो उन्होंने अपनी रिसर्च करी और जो नॉमिनेशंस थी उनके बारे में सबकी स्टोरीज़ पब्लिश करी उन्होंने, और कहा कि अब दुनिया भर से जितने लोग हैं वो इन सबकी स्टोरीज़ पढ़ें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन इन सब में सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड टीचर है इन 6 में। और उन 6 में फिर पूरी दुनिया से लोगों ने वोट्स डाले अपनी अपनी स्टोरीज़ पढ़ने के बाद। तो 80% वोट्स मुझे मिले और बाकी 5 लोगों को 20% वोट्स मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर ये टाइटल से नवाजा गया वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का। फिर मुझे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बुलवाया गया, कैम्ब्रिज में मैं गया, वहाँ पे मेरी मुलाकात दुनिया भर से बहुत सारे टीचर्स से हुई, एजुकेशनिस्ट से हुई। वहाँ पे एक परसेप्शन था पाकिस्तान का, उसको बेहतर करने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे 220 ममालिक के असातिज़ा ने खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दिया और ट्रू एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया माशाल्लाह। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुल्क की पजीराई हुई, बहुत ज़्यादा मुल्क को रिप्रेजेंटेशन का मौका मिल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम फरमाया, मुझे मौका दिया मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। तो बस इस तरह वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का खिताब मुझे मिल गया। और वो पहली बार उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी, तो सबसे पहला जो ये अवार्ड जी माशाल्लाह। अहमद साया साहब जो कि दुनिया में अब मान लिए गए हैं कि वो डेडिकेटेड टीचर हैं, उनके नज़दीक एक डेडिकेटेड टीचर क्या होता है, उसकी क्या खुसूसियात होती हैं, वो कैसे डेडिकेटेड टीचर बनता है? एक्चुअली देखिए, पढ़ाना जो है ना वो एक जिम्मेदारी का काम है। जो जिम्मेदारी पूरी तरह निभाएगा वो डेडिकेटेड है, और वो हर काम में, हर पेशे में, हर प्रोफेशन में है। अगर आप अपने आप से मुतमईन हैं, सुकून मिल रहा है आपको आपका काम करके, आपको लग रहा है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभा ली, तो आप ऑटोमेटिकली डेडिकेटेडली वो काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा उस्ताद, एक डेडिकेटेड उस्ताद, एक डेडिकेटेड टीचर वो होता है जो अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी तरह निभाए। सही। और इस तरह निभाए कि उसको क्लास के बाद इस बात का एहसास हो कि मैंने जो काम के लिए मुझे तयन किया गया था वो काम मैंने पूरी तरह निभा दिया। उसमें जो टीचर्स होते हैं उनको जो डेडिकेशन होती है वो उनका करिकुलम होता है। सबसे पहले जो उनका बुनियादी उनको जो काम दिया गया है वो सिलेबस कंप्लीट करना है, करिकुलम पूरा करना है, और उसके साथ बच्चे की तरबियत भी है। जी।
तो असातिज़ा को जो काम है वो सिर्फ तालीम देना नहीं है, तालीम के साथ तरबियत देना भी असातिज़ा की जिम्मेदारी है। तो ये तालीम और तरबियत जब साथ साथ चलती है तो एक अच्छा उस्ताद अपना काम अच्छे से निभा सकते हैं। फिर जो असातिज़ा होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, उनको रोल मॉडल होना पड़ता है, इसलिए कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्लोज या इंस्पायर अपने टीचर से होते हैं सबसे पहले। बेशक ऐसे ही। तो अगर वो अपने टीचर से इंस्पायर होंगे तो वो कुछ बेहतर कर सकेंगे। तो टीचर का काम है उनकी जहन साजी करना, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको सही गलत की तमीज़ सिखाना, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करना, मॉरल एथिकल वैल्यूज सिखाना, ये सब असातिज़ा की जिम्मेदारी है। तो अगर असातिज़ा अपनी जिम्मेदारी पूरी करते जाएंगे तो उनके अंदर वो डेडिकेशन का एलिमेंट आता जाएगा। इसके अलावा उनके ऑल फील्ड में तजाद नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त। असातिज़ा अगर बोल रहे हैं कि भाई चाहे बच्चा बीमार है, हमारा रिएक्शन होता है बीमार है, अच्छा तो क्या हुआ, छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी। तो उस्ताद को भी चाहिए कि जब वो बीमार है तो उसको नजर आए कि बच्चे को कि वो बीमार है लेकिन वो पढ़ा रहा है। वाह। ठीक है, अगर उस्ताद बोल रहा है कि भाई इतने घंटे पढ़ाई करो तो बच्चे को नजर आए कि इतने घंटे उस्ताद भी तो मेहनत कर रहा है। तो अगर उस्ताद की कौल फील में तजाद नहीं होगा, उनको नजर आएगा बच्चों को कि उस्ताद वाकई हमारे लिए मुखलिस हैं, वाकई चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, उनकी कोशिश हमारा फ्यूचर, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव है, हमें डायरेक्शन देने के लिए है, तो ऑटोमेटिकली इस बात को रियलाइज करेंगे कि ये काम हमारे लिए हो रहा है। उस्ताद जो कुछ कह रहा है वो उसमें उसका अपना मफाद कम और बच्चे का मफाद ज़्यादा है। ज़बरदस्त। तो बच्चा इंप्रेस भी होगा, इंस्पायर भी होगा, फॉलो करने का उसको दिल भी चाहेगा और उस्ताद की खुद की बात पर असर भी होगी। मतलब असर तो अल्लाह ताला ने डालना है ना, तो अल्लाह ताला तो नियतों पे फैसले करते हैं। तो अगर एक शख्स अच्छी नीयत के साथ क्लास में गया है कि मैं इनको सही रास्ते पे गामजन करूंगा, करिकुलम तो पढ़ाना है, उस करिकुलम के अंदर ऐसे पढ़ाया जाए कि वो करिकुलम भी पढ़ा लिया जाए और तरबियत भी हो जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। ज़बरदस्त। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपकी अक्सर आप अपनी गुफ्तगू में बात करते हैं कि ये जो टीचिंग है ये मेरे लिए प्रोफेशन से ज़्यादा मेरा पैशन है। प्रोफेशन को जब तक आप पैशन नहीं बनाते तो आप क्या समझते हैं कि क्या हक अदा हो पाता है? मसलन मैं मिसाल देता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हमारे यहाँ, ये अलमिया है, और मैं अगर कराची की बात अगर मैं रूरल एरियाज़ में चला जाऊँ, वहाँ की बात करूँ, तो बाज़ लोग होते हैं उनको इंतज़ार तो होता है कि फ़ौज में कोई अच्छी जॉब लग जाए, तो अप्लाई किया हुआ था उधर, तो जब तक उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो किसी प्राइवेट स्कूल में कोई भी सब्जेक्ट, यानी वो टाइम पास हम उसको कहें तो ये कोई बैद नहीं है, यही चीज़ होती है वो तकरीबन। तो ऐसे टीचर्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो बेशक पार्ट टाइम पढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे उस पार्ट टाइम को भी अपना यानी एक पैशनेट होके एक टीचर की तरह अपना किरदार निभाएं, क्योंकि बच्चों का सारा मुस्तकबिल उनके हाथ में होता है। तकरीबन हर इंटरव्यू में ये बात बोलता हूँ जी कि टीचर्स कई किस्म के होते हैं। टीचर्स बाय चांस, टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस एंड टीचर्स बाय चॉइस। सही। टीचर्स बाय चांस वो जिनको कोई और काम मिला नहीं वो टीचर बन गए, टीचर्स बाय चांस। टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस, हालात ने उनको टीचर बना दिया, जैसे आपने एग्जांपल दी कि इंतजार कर रहे हैं किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी का, फिलहाल उनके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है, सही। तो वो सर्कमस्टांसेस उनको टीचर बना देते हैं। और एक है टीचर बाय चॉइस, जो खुद से टीचर बनना चाहते हैं। जो खुद से टीचर बनना चाहते हैं वो ऑब्वियसली जब वो बनना ही चाहते हैं तो वो पैशनेट होते हैं। ज़बरदस्त। जब बाकी दो लोग हैं, अब चाहे उनको हालात ने मजबूर किया या किसी भी वजह से वो टीचर बन गए, अब वो इस प्रोफेशन का हक अदा करें। इस प्रोफेशन का हक अदा करने के लिए पहले इस बात को समझना जरूरी है कि ये वो काम है जो अंबिया करते थे। ज़बरदस्त। सो अगर ये अंबिया की सुन्नत है तो उसको सुन्नत की तरह अदा तो किया जाए, चाहे वो टेम्पररी फेज के लिए टीचर बने, वो टेम्पररी फेज भी इतनी ईमानदारी से किया जाए, पूरा इस ईमानदारी से वो काम निभाया जाए कि उसमें खुलूस नजर आए, सुभान अल्लाह। पता चले कि भाई आप अगर वो काम कर रहे हैं तो उसे जांच पढ़ाने के लिए काम ना हो, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो काम ना हो, बल्कि उसको फ्रूटफुल बनाया जाए। बच्चों से ऐसे इंटरेक्शन किया जाए कि बच्चों से सीखना मकसद हो। बच्चों को सिखाना तो है ही, लेकिन उनसे सीखना मकसद हो, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना मकसद हो। बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाना बाय सर्कमस्टांसेस और बाय चांस शुरू किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको रियलाइज हुआ कि वो टीचर्स बाय चॉइस बनना चाहते हैं, उनको नहीं जाना उस जगह पे जिसका वो इंतजार कर रहे थे। अब यही इनके लिए मकसद है, यही इनका पेशा है, यही वो चीज़ें जो वो करना चाहते थे, उनको अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया। सही। तो वो सारे लोग जो टेम्परेरी तौर पे भी टीचिंग में आते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब वो आ ही गए हैं तो उसको
पूरी नीयत, अच्छी नीयत के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ अदा करें जब तक वो कर रहे हैं। चाहे बेशक वो थोड़े देर से बाद किसी और फील्ड में स्विच हो जाए, लेकिन कम से कम उनका मकसद पूरा हो जाए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगला सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ तो यानी मैथ जो है इसको बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है, और आप माशाल्लाह उसी मैथ के टीचर हैं, अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। ये जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, और अगर मैं ये कहूँ कि 100% में से 75 या 80% लोग मैथ से भागते हैं, उनको लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है, तो और कोई भी पढ़वा लो कोई चीज़, ये नहीं पढ़ी जाती। ये जो मैथ से इतने भागते हैं लोग, और आप माशाल्लाह ओ लेवल की बुक लिख चुके हैं कैम्ब्रिज के लिए, तो आप भी तो इसी मुआशरे में रहते हैं ना, तो ये मैथ से इतनी लोगों को घबराहट क्यों है, इतनी ज़्यादा लोग? अच्छा, हमारे यहाँ ना जो दरस निज़ामी का हमारा निसाब है, इसमें मजमून है मंतिक जिसको हम कहते हैं ना, लॉजिक। तो मंतिक की किताबें बहुत मुश्किल होती हैं। तो हमारे यहाँ लाइक से लाइक तालिब इल्म भी होता है ना, एक परसेप्शन है, वो कोई कहता है कि ये तो ना, इसमें तो फेल होना ही एजाज़ है यार, ये तो समझिए तो ऐसे ही है बस। तो जो हमारी कंटेम्प्रेरी साइड है, इसके अंदर मैथ है, उसको भी लोग इसी तरह के मैथ तो यार मैथ है ना। तो ये जो मैथ के हवाले से मिथ है तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, लोग इतना क्यों घबराते हैं इस? देखिए, बहुत सारे वजूहात है। एक तो प्री कंसीव नोशंस है। अपने सीनियर जो सुना हुआ है मैथ मुश्किल है, वो सुनते हुए चले आ रहे हैं, हमने अभी पढ़ी भी नहीं है, अप्लाई भी नहीं करी, बस सुना हुआ है मुश्किल है तो लग रही है मुश्किल। कोशिश नहीं करी उसको समझने की, जानने की, पहचानने की, उसको इम्प्रूव करने की, बस एक प्री कंसीव नोशन है, उसी नोशन के साथ चले जा रहे हैं। ठीक है, एक मसला। दूसरा, मैथ पढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जी, उनमें से एक तरीका है मैथ याद करवा दी जाए। तो इसलिए भी मुश्किल लगती है कि मैथ याद करवाई जा रही होती, समझाई नहीं जा रही होती। या मैथ के साथ एक और मसला ये है कि उसको समझाने के लिए, या उसको उसकी डेली एप्लीकेशन, उसकी रोज़मर्रा में उसका कैसे इस्तेमाल होना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, उसकी कमी है। अगर उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाया जाए, उसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस बताई जाए, तो मैथ इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सही। चौथी चीज, हर सब्जेक्ट हर किसी के लिए नहीं होता। बिल्कुल, बहुत सारों का मैथ वाला एक्यूमेंट डेवलप ही नहीं हुआ होता, तो मैथ उनके लिए नहीं है। सही। तो वो मैथ उतनी ही कर सकते हैं जितना वो पास हो जाएं और आगे बढ़ जाएं। सही। लेकिन फिर वो किसी और चीज में बेहतर है। तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चा हर चीज में अच्छा हो। वो जिस चीज में अच्छा है उसकी उस सलाहियत को उजागर करें। जिस चीज में वो बहुत अच्छा नहीं है उसको उतना कर दें कि वो पास होकर आगे बढ़ जाए। लेकिन जिसकी मैथ अच्छी है, जिसकी लॉजिक अच्छी है, तो उस पर वो एफर्ट्स भी डाली जाएं कि वो उसे ग्रूम करे, ग्रो करे और उसमें बेहतर हो जाए। सही। हमारा जो ओवरऑल परसेप्शन है वो उल्टा है। वो जो जिस चीज में वीक है ना, उसमें उसको इतना इनग्रॉस कर दिया जाता है कि उसकी नफरत और बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता कि उसको उस सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी, उसकी सिर्फ नफरत में इजाफा होगा। बिल्कुल। तो उसकी मोहब्बत में उस वक्त इजाफा होता है जब उसको थोड़ा सा उससे दूर कर दिया जाता और उसकी जरूरत को उजागर किया जाता। सही। अब वो उसको पता है इसकी जरूरत भी है और मैं इससे दूर भी हूँ, तो फिर वो अट्रैक्शन होगी और वो बेहतर हो जाएगी मैथ। सही है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त समझाया आपने, बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कैम्ब्रिज के लिए माशाल्लाह से आपने बुक लिखी। कैम्ब्रिज जो है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एफिलिएशन जिन जिन इदारों की कैम्ब्रिज के साथ है, तो वो इस बात पे मजबूर हैं और उनके लिए लाजमी है कि वो कैम्ब्रिज ही का निसाब पढ़ाएंगे, उसी बोर्ड के तहत अपने एग्ज़ाम, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने में। आपने भी उसके लिए बुक लिखी, तो आपकी बुक भी यकीनन जहाँ जहाँ कैम्ब्रिज से लोग वाबस्ता हैं तो वो पढ़ाएंगे, उनके लिए ज़रूरी है। एक हमारा मुल्क पाकिस्तान है जिसमें आप माशाल्लाह मौजूद हैं, और कैम्ब्रिज ही ने आपको बेस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड भी दिया हुआ है, तो आप इस मसले को पूरी तरह से बयान कर सकेंगे। हमारे यहाँ तो हर गली मोहल्ले का सिलेबस अलग है, यानी एक बोर्ड का अलग है, दूसरे बोर्ड, यानी आप दर्जनों क्या सैकड़ों बोर्ड पाकिस्तान में मौजूद हैं, सैकड़ों तरह के निज़ाम मौजूद हैं, यानी रेट्स के एतबार से निज़ाम तालीम बदल रहा होता है। जितनी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से आपका निज़ाम तालीम है। तो इस चीज़ को आप कैसे महसूस करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से इस चीज़ को लेकर किस कदर मुश्किलात हैं? हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट का मसला है, जो लोग महरूम हैं बच्चे तालीम से, इसको कैसे आप बयान करेंगे? देखिए, दुनिया भर में जो तालीमी निज़ाम है वो गवर्नमेंट के हाथ में। पब्लिक स्कूल्स दुनिया भर में हैं एंड दुनिया भर में तालीम फ्री है। ठीक है, तो आप किसी भी वेस्टर्न कंट्री में चले जाएं, तालीम हासिल करना मस्ट है, कोई चॉइस नहीं है आपके पास कि आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, आपने पढ़ना है। सही। और आपका पढ़ाई भी फ्री फंडेड है। स्टेट इस चीज़ का टेक केयर करेगा कि वो बच्चा पढ़ाई भी करेगा और वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट भी करेगा। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सही।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि वो स्टेट जिम्मेदारी ले इस बात की कि हर बच्चा जो पैदा होगा वो पढ़ेगा ज़रूर। तो यहाँ पे इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इलिटरेसी है दुनिया भर में। और ऑन द पॉजिटिव साइड देखा जाए तो पाकिस्तान एक वो मुल्क है जिसका यूथ टू टोटल पॉपुलेशन रेशियो बहुत ज़्यादा है जी। किसी भी मुल्क के लिए एजाज़ होता है कि उसका यूथ टू टोटल पॉपुलेशन ज़्यादा हो, बाइस फ़ख्र होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए एक बर्डन है, इसलिए कि अगर इस यूथ को डायरेक्शन नहीं मिली तो कुछ सालों बाद इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट, सब चीज़ बहुत बढ़ जाएगी। ऐसे तो हल क्या है? या तो स्टेट जिम्मेदारी ले, हर बच्चा जो है वो पढ़ेगा। उसके लिए फिर जो पब्लिक स्कूल्स हों, वो पब्लिक स्कूल्स एग्जिस्ट करते हों, सिर्फ कागजों में नहीं, हकीकत में, सिर्फ बिल्डिंग की फॉर्म में नहीं, पढ़ाइयाँ भी होती हों। घोस्ट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में। स्कूल एग्जिस्ट करता है ऑन पेपर, इन स्ट्रक्चर, और उसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। तो ज़रूरी है कि हर पब्लिक स्कूल दोबारा आबाद हो। गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी ले कि भाई हर वो बच्चा जो है स्कूल गोइंग एज में वो स्कूल जाए। लेकिन जब तक गवर्नमेंट इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेती तो क्या हमें कुछ नहीं करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना है। बिल्कुल ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हर एजुकेशनिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो अगर पढ़ लिख सकता है तो वो जो नहीं पढ़ लिख सकते उनको पढ़ाए लिखाए। बिल्कुल, ठीक है ना? तो उस जिम्मेदारी को किसी ना किसी ने तो पूरा करना है। तो जब तक स्टेट इस पोजीशन में नहीं आता कि वो इस जिम्मेदारी को ले, गवर्नमेंट ने वो जिम्मेदारी अभी तक नहीं उठाई है, तो इंडिविजुअल्स उठाते हैं। अब होना तो यही चाहिए कि तमाम स्कूल चलाने वाले होने चाहिए एजुकेशनिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल मेजॉरिटी चला रहे हैं बिजनेसमैन जी। तो जब बिजनेसमैन स्कूल चलाता है तो वो अपना मफाद देखता है। अब किसी इलाके में उनको मफाद नजर आता है एक पर्टिकुलर करिकुलम फॉलो करने में, कि वहाँ पे उधर उस इलाके के बच्चे उनके पास आ जाएंगे, तो वो उस करिकुलम को प्रमोट करता है। दूसरे इलाके में कोई और करिकुलम फॉलो हो रहा है, तीसरे इलाके में कुछ और, फिर वो स्टेटस सिंबल्स हैं। फिर हमारे यहाँ कोई यकसा मौके भी नहीं है और यकसा तालीमी निज़ाम भी नहीं है जी। तो केम्ब्रिज बोर्ड भी चल रहा है, आगा खान बोर्ड भी चल रहा है, सिंध बोर्ड भी चल रहा है, फेडरल बोर्ड भी चल रहा है, और पता नहीं कितने और बोर्ड चल रहे हैं। और हर बोर्ड का निज़ाम तालीम, हर बोर्ड का स्टैंडर्ड, हर बोर्ड का एग्जामिनेशन, हर बोर्ड की फैसिलिटीज़, हर बोर्ड का लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन सब अलग है। और हर बच्चा जो अलग बोर्ड से पढ़ के निकलेगा वो बिल्कुल अलग तरीके का होता है, और उसमें कोई हमें नज़र भी आ रही होती है, कोई हर्ज नहीं होता, बिकॉज पढ़ा अलग तरीके से तो नज़र भी आएगी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इस मसले का हल ये है कि यकसा मौके हों। इस मसले का हल ये है कि यकसा तालीमी निज़ाम हो, हर कोई एक ही बोर्ड फॉलो कर रहा हो, फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स ना हो, और अगर हैं इंटरनेशनल बोर्ड्स तो या तो सभी इंटरनेशनल बोर्ड्स को फॉलो करें, या दो बोर्ड्स हो कम से कम। एक इंटरनेशनल बोर्ड है वो जो प्राइवेटली पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और बाकी सब स्टेट बोर्ड पे आ जाएं, जो स्टेट बोर्ड प्रोवाइड कर रहा है उस पर आ जाए, और सब सेम हो। हमारे यहाँ तो हर सूबे का भी बोर्ड अलग है ना, सिंध बोर्ड अलग, ऐसे ही पंजाब बोर्ड अलग। तो अगर हर बोर्ड भी अलग, हर सूबे का बोर्ड भी अलग, इतनी सारे डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस रहेंगे जब तक यकसा तालीमी मौके और यकसा सिस्टम नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक तो मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ, इंग्लैंड की अगर हम मिसाल ले लेते हैं, अगर आप हमें वहाँ का एक माहौल बताएं एजुकेशन के एतबार से, जिस तरह आपने कहा स्टेट जिम्मेदारी लेता है, वहाँ ऑप्शन नहीं होता आपने पढ़ना, वहाँ पढ़ना है, लाजमी सी एक बात है। और जो फंडेड है सारा तालीमी निज़ाम वहाँ का, किसी बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं है कि वो गरीब है वो भी पढ़ेगा, अमीर है वो भी पढ़ेगा, और यकसां पढ़ेगा। तो वहाँ थोड़ा सा आप हमें वहाँ का एक थोड़ी सी सैर करवाएं वहाँ के तालीमी निज़ाम की, ताकि हम रिलेट कर सके आसानी से कि किस तरह वहाँ स्कूलिंग चलती है। देखिए, वहाँ स्कूलिंग सिस्टम में कोई अलग सी चीज़ नहीं है। सही। एक स्कूल गोइंग एज डिफाइंड है, इतने साल का बच्चा हो जाएगा उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया जाएगा। मेजॉरिटी लोग पब्लिक स्कूल्स में दाखिल करवाते हैं, कुछ हैं लोग वो कहते नहीं हम अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में नहीं डलवाएंगे, प्राइवेट स्कूल में लेंगे। अच्छा, उनके पब्लिक स्कूल्स का निज़ाम अनफॉर्चुनेटली हमारे पब्लिक स्कूल जैसा नहीं है जी। मतलब हमारा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हमारा पब्लिक स्कूल का निज़ाम बहुत अलग सा है, वरना वहाँ पब्लिक स्कूल का निज़ाम बहुत अच्छा निज़ाम। सही। वहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में हर तरह की फैसिलिटीज़ होती है और बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ता है, और पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं उन्होंने अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाया है विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग। सही। तो वहाँ पे एक मखसूस उम्र है, उसमें बच्चा दाखिल हो जाता है, वो हर साल प्रोग्रेस करता रहता है, एक ही करिकुलम वो हर स्टेट में पढ़ रहा होता है, और इवेंचुअली वो ग्रेजुएट होके बाहर आ जाता है। फिर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो
एक अलग सिस्टम है। बेसिक एजुकेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, उसके बाद जिसको जितनी ज़्यादा तालीम हासिल करनी है वो अपने हिसाब से आगे पढ़ाई परसू करता रहता है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर वसाइल का मसला हो सकता है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन कम से कम मॉनिटरिंग तो की जा सकती है ना। हुकूमत इससे भी, यानी ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाथ खड़े किए हुए जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, जिनको पब्लिक स्कूल भी कह सकते हैं, उनका चलो एक निज़ाम है। जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनको हम किसी एक निज़ाम तालीम या निसाब तालीम के तहत जमा तो कर सकते हैं ना। ये तो स्टेट जिम्मेदारी। 100%। मतलब पब्लिक स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स दोनों एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ सकते हैं। बिल्कुल। इनिशिएटिव किसी ना किसी ने लेना पड़ेगा और फिर उस पर स्टैंड पास भी रहना पड़ेगा और मेक श्योर करना पड़ेगा आपको सेम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा हो। सही है। पिछला दौर हुकूमत जो था उसके अंदर यकसा निज़ाम तालीम, सिंगल नेशनल करिकुलम, ये इस पर बहुत बात हुई और वो अप्लाई भी हुआ पंजाब के बाज़ जगहों में, बाज़ स्कूलों में। उसकी मुखालफत भी यानी शुरू हो गई। ख़ुद जो हमारे पाकिस्तान के अंदर एजुकेशनिस्ट हैं, काफ़ी बड़े नाम हैं, उन्होंने उसकी अच्छी खासी मुखालफत की। आई एम श्योर कि आपने भी उस सिंगल नेशनल करिकुलम का एक जायज़ा तो लिया ही होगा। अब दोबारा से ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये दोबारा से उस करिकुलम को अप्लाई करने की तैयारी कर रही है और मे बी नेक्स्ट जो है वो हमारा जो तालीमी साल होगा उससे ये अप्लाई भी हो जाएगा। तो ये जो पाकिस्तान का सिंगल नेशनल करिकुलम अभी प्रपोज़ किया गया था पिछली बार और अभी उसको तैयारी कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने की, अगर आपने इसका जायज़ा लिया है तो क्या ये कोई वे फॉरवर्ड है? देखिए, प्रॉज एंड कॉन्स तो होंगे जब भी नया सिस्टम आएगा। सही। क्या उसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, सही, और उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। सही। लेकिन एटलीस्ट एक स्टेप तो था कि सबको एक सिंगल पेज पे ले आते, हर कोई सेम निज़ाम तालीम फॉलो कर रहा होता। तो मेरे ख्याल में ऐसे स्टेप्स, ऐसे इक़दाम होने चाहिए। ठीक है, जी बिल्कुल, कुछ एजुकेशनर्स उसको अग्री करेंगे, कुछ डिसअग्री करेंगे, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं है, तनकीद बराए तनकीद नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर हेल्दी क्रिटिसिज्म है जिससे उस सिस्टम को और इम्प्रूव किया जाएगा। तो ऐसे इक़दाम जिससे सिस्टम मजीद इम्प्रूव हो, ऐसे क्रिटिकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इस सिस्टम को बुरा बोल रहे हैं या उसको बिल्कुल मना कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने से। होता ये है कि हम उसको फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं और फिर टाइम होता है। लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक अच्छा स्टेप था जहाँ पे सब लोग एक यकसा तालीमी पहलू पे पहुँच जाते, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होती, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी सबको एक साथ लेकर आने की। एटलीस्ट पब्लिक स्कूल्स में और प्राइवेट स्कूल्स में जो पाकिस्तानी करिकुलम फॉलो करना चाहते हैं, एटलीस्ट वो तो सेम हो जाता। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आपकी जो बुक है उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आपने जो कैम्ब्रिज के लिए बुक लिखी है वो आपको किस तरह से उन्होंने अप्रोच किया और दुनिया भर से सिर्फ अहमद साया साहब ही क्यों यानी फाइनल हुए उस बुक के ऑथर के तौर पे? देखिए, जब सिलेबस रिवाइज हो रहा था, हर थोड़े से बाद कैम्ब्रिज की पॉलिसी है वो अपना सिलेबस रिवाइज करते हैं। सही है। तो जब रिवाइज हो रहा था तो उस सिलेबस रिविजन में दुनिया भर से टीचर्स ने इनपुट दिए थे अपने, मैंने भी दिए थे अपने इनपुट्स। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप अगर लिखना चाहते हैं किताब तो हमें कुछ सैम्पल्स भेज दें। उनके लीड ऑथर थे, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया और फिर हम लोग की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। मैंने अपने सैम्पल्स प्रोवाइड किए, वो अप्रूव हो गए और उसके बाद उन्होंने मुझे एक टास्क दे दिया कि आप इसको लिखना शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अपॉर्चुनिटी मिल गई वंस अगेन और पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो गई, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि किताबों पे जो कैम्ब्रिज की होती हैं एक फॉरेन नेम होता है जी। कुछ मेरे असातिज़ा ने भी कमेंट किया कि हमने सारी ज़िंदगी देखा है कि जो भी हम कैम्ब्रिज की किताब पढ़ाएंगे उस पर किसी फॉरेनर का नाम होगा। सही। ये खुशी की बात है कि एक लोकल नाम हमने उसका साया है उस पर देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है, एहसान है कि ऐसे हो गया और अल्लाह ताला ने मौका दे दिया। अब ये है कि एटलीस्ट दुनिया भर में इस बात का ऐलान तो है कि पाकिस्तान के पास टैलेंट है, पाकिस्तानी भी किताब लिख सकते हैं, पाकिस्तानियों को भी ये मौका मिल सकता है। बिल्कुल। तो आई होप इससे बाकी पाकिस्तानियों को ये मौका मिलेगा कि वो भी इंटेलेक्चुअली कंट्रीब्यूट करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपके नाम से सड़कें बन गई हैं कराची में माशाल्लाह। तो ये जब आपको पता चला और ये कब हुआ और आपको पता पहली दफ़ा जब चला तो क्या रिएक्शन था, और इस हवाले से कितना हौसला मिलता है जब इस तरह का चीज़ों को, आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेजमेंट मिलती है, तो किस कदर हौसला बुलंद होता है? देखिए, ऑब्वियसली एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेशन करने की जो खुशी होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं होती है। मतलब
जब आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें, मुल्क का नाम रोशन कर सकें, उस जैसी तो कोई दूसरी फीलिंग ही नहीं है। सही। और फिर उस पर आपको हुकूमत खुद अप्रिशिएट करे, एक्नॉलेज करे, तो उससे ऑब्वियसली बहुत हौसला अफजाई होती है। अच्छा, हम जो सारे असातिज़ा होते हैं, एजुकेशनिस्ट होते हैं, हम किसी मफाद के लिए काम नहीं कर रहे होते। बिल्कुल। हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा होता कि हमारे नाम से कोई चीज़ मंसूब होगी नहीं होगी, या हमें अप्रिशिएट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। हमारा सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है हमारे स्टूडेंट्स। सुभान अल्लाह। अगर हमारे स्टूडेंट्स काबिल हो जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है, वही हमारी कामयाबी होती है। देखिए, इंसान है ना, हम मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड से ऑब्वियसली बहुत खुश होते हैं। तो लोगों को पता चलना या आपको पता चलना कि आपको सराहा गया है, आपको पब्लिक अप्रिसिएशन मिली है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी खुशी होती है, और मोटिवेशन ऑब्वियसली और बढ़ जाती है, साथ में जिम्मेदारी भी और बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसे। वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अब जाहिर सी बात है आ गई है। जब अवार्ड मिला तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आ गई कि अब उसको मतलब प्रूफ करना है कि वाकई बिल्कुल मैं हूँ और मैं कोशिश कर सकता हूँ। हम कोशिश ही कर सकते हैं। ये दूसरी बार एक्नॉलेज होना, फिर इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से एक्नॉलेज होना, तो ऑब्वियसली जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है कि अब मतलब ऐसा ना हो कि कोई मुझे देखे और बोले कि अच्छा ये है, क्यों, बल्कि ये है, अच्छा होना चाहिए। तो फर्क होता है इस चीज़ में, और कोशिश होती है कि हम अगर हमें कुछ चीज़ से सराहा गया है या कोई चीज़ हमारे नाम मंसूब करी गई है, तो हम उस जिम्मेदारी को मजीद अच्छे तरीके से निभाएं, लाज रखें, ताकि बिल्कुल उस चीज़ का लाज रह सके। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी फीलिंग है, प्राउड मोमेंट है, और अच्छा लग भी रहा है, और मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मुझे लगता है कि इससे और लोगों में, और पाकिस्तानियों में, और टीचर्स को भी ये मोटिवेशन मिलेगी कि टीचर के नाम पे भी रोड मंसूब हो सकता है, सही, जिंदा इंसानों के नाम पे भी रोड मंसूब हो सकता है, और इस माशाल्लाह यंग एज में और मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। जी बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं होता कि जिसको किसी चीज़ का अवार्ड या रिवॉर्ड मिलता है वो परफेक्शनिस्ट नहीं होता है। उनमें भी कमी, कोताहियाँ, खामियां होती हैं। इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब मैं हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होऊंगा, मुझ में भी कमी, कोताहियाँ, खामियां होंगी। तो ये एक्सपेक्टेशन ना लगाई जाए कि अच्छा ये है तो सब सही होगा। नहीं, ये है तो सब सही ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, हाँ, सब सही करने की कोशिश ज़रूर होगी। इस चीज़ का कॉन्शियस माइंड सेट रखा जाएगा कि गलती ना हो, बिल्कुल प्रॉब्लम्स ना हो, सही गाइडेंस हो, सही मशवरे हो, सही तरीके से काम हो, बट कमी कोताहियाँ रह सकती है। एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं। बिल्कुल, हम बहैसियत कौम शख्सियत परस्त लोग हैं। हम किसी को पेडिस्टल पे बिठा देते हैं तो हमें लगता है कि बस वो फुल हो गया है, और ऐसा नहीं होता। हम सब में जो है ना, वो मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, और इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मुझे इन सारे एजाज़ात से नवाज दिया गया है तो मैं तो बस सुप्रीम हो गया, इससे ऊपर तो कुछ नहीं जाया जा सकता। नहीं, इससे बहुत ऊपर जाया जा सकता है। देयर इज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट फेज एंड देयर इज लॉट्स ऑफ मार्जिन ऑफ इंप्रूवमेंट। मुझे तो पता है, किसी और को पता हो ना पता हो, तो एटलीस्ट मुझे इस पर मेहनत करनी चाहिए कि मैं उन कमी, कोताहियों और खामियों को दूर करने की। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते ना, 13वें पारे की आयत है, वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर साहिब इल्म से ऊपर एक साहिब इल्म है। तो इल्म एक ऐसा समंदर है जिसका ना तो कोई किनारा है और ना ये किसी एक शख्सियत पे आके ठहर सकता है। जाहिर सी बात है, वही जो बात आपने की। अच्छा सर, जिस इदारे में हम बैठे हैं, आपको जब मैंने रब्ता किया आपसे पॉडकास्ट के लिए, तो देखें ना, एक मौलवी जो है वो एक मिस्टर को बुला रहा है कि सर माशाल्लाह आपने हमारा मुल्क का नाम रोशन किया है, तो सर प्लीज़ आप तशरीफ़ लाइए और हम डिस्कस करते हैं इसको। और हमने अभी कोई मौलवियाना बात तो नहीं की ना, सारी जनरल डिस्कशन हुई है। तो हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जामिअत रशीद का एक स्लोगन है कि दीनी और इसरी तालीम का हसीन इम्तिजाज और मुल्ला और मिस्टर की जो तफरीक है ना, इसका ख़ात्मा। हमारे मुल्क में ये भी एक बड़ा मसला है कि यानी हमने जहाँ वो तबकाती निज़ाम तालीम में हम घिरे हुए हैं, तो ये भी एक मसला है कि ये मौलवी साहब हैं, ये मिस्टर साहब हैं, ये पेंट शर्ट वाला है तो ये ऐसा होगा, पता नहीं, ये मौलवी साहब है तो इससे तो डरो, है ना। तो हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अब तो माशाल्लाह हमारी अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी आ गई है, स्कूल बोर्ड है, तो हमें भी कुछ आप नसीहत करेंगे और जामिअत रशीद की इस निज़ाम तालीम में भी ज़रूर आप कंट्रीब्यूट करेंगे। आपकी डेडिकेशन की यहाँ भी बहुत ज़रूरत है। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। देखिए, मैंने आपसे फिर बोला ना जी, शख्सियत पे हम नहीं जाना चाहिए, हम जी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन देखनी चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो एक मौलवी भी बहुत अच्छी इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर सकता है, बिल्कुल, और एक मौलवी भी कोई ऐसा काम कर सकता है जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक
मिस्टर साहब भी जी। कोई बहुत इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं दीनी तालीम में भी, और दुनियावी नॉलेज में भी वो कोई कमाल हासिल रख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी ने पैंट शर्ट पहना हुआ है तो वो मुत्तकी परहेजगार नहीं हो सकता। बिल्कुल। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि किसी ने अगर सुन्नत पे अमल किया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे भी कोई अगर फ्लॉज हैं तो अल्लाह ताला उसको दूर करे। बिल्कुल, और उसको कोशिश करते रहनी चाहिए। कोशिश करते रहिए, मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट वाली बात है एब्सोल्युटली, कि कोई परफेक्ट नहीं है। सही बात है। तो हम इस चीज़ को लेबलाइज ना करें, लेबल ना लगाएं कि हमने देखा, हमने हीरो इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, अच्छा इसने टोपी पहनी हुई है तो ये तो सिर्फ फतवा ही दे सकता है, बिल्कुल ठीक है, और ये पैंट शर्ट में है तो इससे तो कोई दीनी बात करी नहीं जा सकती। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, और बिल्कुल मतलब हर किसी की एक कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में हो सकती है। बिल्कुल। बस अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम सब सही रास्ते पे गामजन हो जाए और हमें बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान, बेहतर पाकिस्तानी बनने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। तो इसमें कोई कबाहत नहीं है जी। और ना हमारे दिमाग में प्री कंसीव नोशन होना चाहिए कि शलवार टखनों से ऊपर है, चेहरे पे दाढ़ी है तो ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसी बात करेगा जो तो इससे डरो। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सही। मतलब हमने परसेप्शंस बनाए हुए, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और परसेप्शंस का दूर होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ना, हम किसी से मिले बगैर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो मगरूर होगा या वो बहुत हम्बल होगा, ठीक है। और अगर हमने पहले से लगा लिया इस चीज़ का अंदाज़ा तो बस वो प्री कंसीव नोशन लेके ही हम बैठे रहेंगे और हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, या हम उसकी बात सुनने से पहले हमने अपना माइंडसेट बना लिया है, तो ये प्रॉब्लम है। हमें दूसरे बंदे को बोलने का मौका देना चाहिए। हो सकता है वो बज़ाहिर आपको मगरूर लग रहा है लेकिन वो इंतहाई हम्बल हो, बज़ाहिर वो आपको कहीं से भी पेट्रियाटिक नहीं लग रहा है लेकिन वो बहुत पेट्रियाटिक हो, बज़ाहिर वो आपको कहीं से भी ईमान को फॉलो करता हुआ नजर नहीं आ रहा हो, लेकिन हो सकता है वो आपसे ज़्यादा क़ुव्वत इल्म रखता हो, ईमान उसका आपसे ज़्यादा मजबूत हो। ऐसे हमें वंस अगेन पहले से दिमाग नहीं बना लेना चाहिए, दूसरे बंदे को मौका देना चाहिए। हो सकता है वो आपसे बहुत बेहतर, बहुत काबिल और हर लिहाज से बहुत बेहतर हो। बहुत बेहतर हो, इसमें कोई शक नहीं है। और जिस तरह से आपने पहले ही अपनी पिछली गुफ्तगू में ये बात की कि जब ये अवार्ड्स मिले तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई मेरे ऊपर कि अब तो इनको निभाना है। तो जब हम टोपी पहन लेते हैं, दाढ़ी रख लेते हैं, शलवार टखनों से ऊपर उठा लेते हैं, तो हमें एज ए मुसलमान हमारे ऊपर आपसे या किसी और वो आदमी जो नॉर्मल हुलिये में है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है कि हम अब इसका हमें लाज रखनी है और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहना है। ये नहीं समझ लेना कि बस अब तो मैं तो कोई मुकद्दस गाय हो गई हूँ और बस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। और आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि इस निज़ाम तालीम में कंट्रीब्यूट करना है आप। जी इंशाल्लाह, कोशिश है, नियत है, बाकी अल्लाह ताला बेहतर फैसला कराएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया सर। और जाते जाते अपनी टीचर कम्युनिटी को कोई मैसेज आप देना चाहें? बहुत सारी बात ही मैसेज थी, बट प्लीज़ लास्ट में कोई बात। देखिए, तमाम असातिज़ा काबिल एहतराम है। अगर मुझे डेडिकेटेड टीचर अवार्ड मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही डेडिकेटेड हूँ। तमाम असातिज़ा बहुत डेडिकेटेड हैं, वो अपने लिहाज से, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपना काम बखूबी अंजाम दें, पूरी ईमानदारी से काम करें। प्लस वो लोग जिन्होंने मुझे पढ़ाया है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, बिकॉज अगर मैं डेडिकेटेड टीचर हूँ तो वो डेडिकेशन मेरे अंदर उन्हीं ने तो इनबिल्ट करी है। तो मैं हमेशा उनका मखरूज रहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना अच्छे से गाइड किया कि मैं आज लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ। इसके अलावा बस तमाम असातिज़ा से ये इल्तिजा है कि ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, करते हैं मुझे पता है, लेकिन अगर कहीं भी चूक हो जाए तो इस बात को समझें कि हमारे ऑल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। हम बस मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, और हमारा मकसद, हमारा रिवॉर्ड हमारे स्टूडेंट्स की शक्ल में हमें मिलता है कि अगर हमारा स्टूडेंट कामयाब हो गया, हमारा स्टूडेंट किसी मकाम पे पहुंच गया तो हमने कामयाबी हासिल कर ली। प्लस हमें इस बात की जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए कि जब हम असातिज़ा हैं तो हम चेंज एजेंट्स हैं। हम वो जिम्मेदार लोग हैं जो इस माशरे को बेहतर बना सकते हैं, इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। तो हमें अपनी ये वाली जिम्मेदारी भी पूरी करनी है और हमें इतना इंस्पायरिंग होना पड़ेगा, इतना रोल मॉडल बनना पड़ेगा कि हम लोगों के जहनों में अच्छी बात, सही गलत की तमीज़ और कैरेक्टर बिल्डिंग उनकी कर सकें और उनको सही रास्ते पे गामजन कर सकें, उनकी अच्छी बात के लिए जहन साजी कर सकें। ज़ाकल सर, बहुत शुक्रिया। इसी बात में आपने इशारा दिया कि मैं अगर बेस्ट टीचर हूँ और डेडिकेटेड टीचर हूँ तो ये डेडिकेशन मेरे असातिज़ा ने मुझे दी। बस जाते जाते ये भी बता दें कि कहाँ से, क्या डिग्री क्या है आपके पास, कहाँ से पढ़ा आपने,
ताकि उन टीचर्स की भी थोड़ी सी ज़ाहिर है हम उनको भी यहाँ डिस्कस करें और जिनका हक बनता है माशाल्लाह जिन्होंने। ओ लेवल्स मैंने जाफर पब्लिक स्कूल से किया, ए लेवल्स मैंने फाउंडेशन पब्लिक स्कूल से किया, उसके बाद मैंने ACCA किया, BSc ऑनर्स किया, उसके बाद मैंने IOBM से MBA किया और अब करंटली मैं अपना PhD कर रहा हूँ IOBM से। चलें जी, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया नाज़िम मोहतरम। जनाब उस्ताद मोहतरम अहमद साया साहब थे आज के इस पॉडकास्ट में, और अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्कियाँ दे, तौफ़ीक़ात से नवाजे कि अपने मुल्क का, अपने ममलिकत का नाम रोशन करते रहें इसी तरह से, और हमारी नौजवान नस्ल को अच्छे तरह से जिस तरह माशाल्लाह डेडिकेशन से पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते चले जाएं, और वो इनकी जो शख्सियत है उससे इस्तिफ़ादा करने में मज़ीद अपने आप को तेज़ करें। और बाकी जो टीचर हैं दुनिया भर में उनके लिए भी बहुत दुआएं, और जी यकीनन हमारा जो आज का डिस्कशन था, पॉडकास्ट था, इससे बहुत सारी मोटिवेशन उन टीचर्स को मिली होगी, और वो लोग जो पार्ट टाइम टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी माशाल्लाह आज यहाँ बहुत सारी मोटिवेशन थी। इस आज की गुफ्तगू में अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।